एक हॉस्पिटल में एक बेबी पैदा होता है। घर में खुशी का माहौल होता है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और पेरेंट्स को साइड में बुलाते हैं और बोलते हैं बेबी को डाउन सिंड्रोम है। ये सुनते ही पेरेंट्स के चेहरे पे एक टेंशन आ जाती है और मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं कि क्या ये सीरियस है, क्या बच्चा नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, क्या इसका इलाज हो सकता है। अगर आप भी डाउन सिंड्रोम के बारे में क्लियर, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी। आप देख रहे हैं मेडिकोपंथी, जहां हम मेडिकल अवेयरनेस, चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम कोई छूत की बीमारी नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है। चलिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये क्रोमोसोम बॉडी के ग्रोथ और ब्रेन के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 पर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी रेसिपी में एक दो इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो उसे खाने का टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वैसे ही क्रोमोसोम नंबर 21 पर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाने की वजह से बॉडी का पूरा डेवलपमेंट चेंज हो जाता है। ये तब होता है जब प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले स्टेज में सेल डिवाइड होते हैं, तब कभी कभी क्रोमोसोम सेपरेशन एरर हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है। ये एरर कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलोकेशन, मोसेक और ट्राइसोमी 21। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो ट्राइसोमी 21 होता है। इसमें माँ की कोई गलती नहीं होती है, पिता की कोई गलती नहीं होती है, बल्कि ये एक जेनेटिक इवेंट होता है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है जब माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम हो या फिर फैमिली में किसी को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम की हिस्ट्री होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लेट प्रेगनेंसी में ही डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। कई बार ये यंग मदर में भी देखने को मिलता है। वैसे तो हर डाउन सिंड्रोम चाइल्ड यूनिक होता है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि थोड़ी डायलेटेड आइज़ होती हैं, फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, राउंड फेस होता है, छोटे ईयर होते हैं, लो मसल टोन होता है, हाइट और ग्रोथ स्लो होती है और डेवलपमेंट डिले होता है। ये फीचर इन बच्चों की पहचान होती है, ना कि कमी होती है। दोस्तों, ऐसे बच्चों में डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है, जैसे कि चलना बैठना थोड़ा लेट हो सकता है, बोलना थोड़ा लेट हो सकता है, अटेंशन कम होता है, लर्निंग स्पीड थोड़ी कम होती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन सही ट्रेनिंग और थेरेपी के साथ ये बच्चे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। कुछ डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, हियरिंग प्रॉब्लम, विजन इशू, वीक इम्यूनिटी और फीडिंग डिफ़िकल्टी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके लिए रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम को दो तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में सिर्फ खतरे का अंदाज़ा लगाया जाता है, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये कंफर्म किया जाता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो ये 3 या 4 तरीके से हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी यानी एंटी स्कैन। ये एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि 11 से 14 हफ्ते पे किया जाता है। इसमें बच्चे के पीछे के गर्दन की थिकनेस मेज़र की जाती है। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें पैप ए और एससीजी हार्मोन चेक किया जाता है। तीसरा होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग यानी NIPT। इसमें माँ के खून में मौजूद बच्चे के DNA फ्रेगमेंट की जांच होती है। ये टेस्ट 99% एक्यूरेट होता है और ये 10वें हफ्ते में किया जाता है। और चौथा होता है क्वाड स्क्रीन, जो कि 15 से 20 हफ्ते पर किया जाता है। अगर पहले ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग मिस हो जाती है तो दूसरे ट्राइमेस्टर में ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो ये दो तरह से होता है। पहला होता है क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग यानी CVS टेस्ट। इसमें प्लाजेंटा का सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। और दूसरा होता है अम्नियोसेंथेसिस। इसमें बच्चेदानी के अंदर वाले पानी की जांच की जाती है। ये दोनों टेस्ट डाउन सिंड्रोम की कंफर्मेटरी टेस्ट होती है।
दोस्तों, डाउन सिंड्रोम को परमानेंट क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कुछ प्रोग्राम और थेरेपी होती है जिसकी मदद से ऐसे बच्चों को सपोर्ट और मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल एजुकेशन और बिहेवियर थेरेपी। ब्रेन डेवलपमेंट के अर्ली ईयर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए अर्ली थेरेपी यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, बिल्कुल ये बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऐसे दुनिया में हज़ारों एग्जाम्पल है जहाँ ये बच्चे स्कूल जाते हैं, जॉब करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, आर्ट एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। लेकिन इन बच्चों की कुछ लिमिटेशन होती है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि अर्ली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। समय समय पर पीडियाट्रिक फॉलोअप लेते रहें, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, बच्चे को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम वाले ये बच्चे स्पेशल ज़रूर होते हैं, लेकिन इन्हें सिंपैथी की नहीं, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है और ये अपॉर्चुनिटी हम और आप मिलकर के ही इन बच्चों को दे सकते हैं। डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।